मैं 20 साल की हुई तो मेरी मुमानी को मेरी शादी की फिक्र लग गई थी। वो रिश्ते वाली बुआ को मुट्ठी भर भर कर पैसे देकर मेरे रिश्ते का कहती। मामू के सामने मुमानी बुआ को कहती कि हमें तो हीरे जैसा दामाद चाहिए जिसे देखकर आंखें ठंडी हो जाएं। लेकिन जैसे ही मामू कमरे से निकलते तो मुमानी झट से बुआ के कान में खुसर फुसर करने लगती थी। अम्मी चाय के बर्तन उठाने गई तो उनके कान में मुमानी का कहा एक आध जुमला पड़ ही गया था। अम्मी किचन में आई तो रो रही थी। मैंने उनके हाथ से बर्तन लिए और धोने लग गई। मैंने अम्मी से रोने की वजह पूछी तो वो बोली, तेरी मुमानी तेरा ब्याह अच्छे घर में होने नहीं देगी। वो तेरे लिए तो कोई जमादार का रिश्ता ढूंढ रही है, जबकि अपनी बेटियों के लिए बुआ से कह रही थी कि एक की शादी डॉक्टर से करवानी है तो दूसरी की इंजीनियर से। मैंने अम्मी को गले लगाकर दिलासा दिया। मैंने कहा, अम्मी ये सब बातें तो मुझे पहले से ही मालूम थी, आप फिक्र क्यों करती हैं। मुमानी मेरी शादी कभी भी अच्छे घर में होने नहीं देंगी, मगर अल्लाह पर मुझे पूरा भरोसा है, वो मेरे लिए हर रास्ता सीधा कर देगा। अम्मी को मेरी बातों से हिम्मत मिली थी। उन्होंने आंसू पोंछ लिए थे। अब वो सब्जी काटने लगी थी। मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धोए और अम्मी से सब्जी थाम ली। मैंने अम्मी को आराम करने का कहा, लेकिन अम्मी हंस दी। वो बोली, तू तो मुझे आराम करने का ऐसे कह रही है जैसे अपनी मुमानी से वाकिफ नहीं। वो मुझे फारिग बैठने ही कब देती है। अभी मुझे घर की सफाई पर लगा देगी या कपड़े धुलवाने लगेगी। अम्मी ठीक ही कह रही थी। इसलिए मैंने अम्मी को सब्जी वापस थमा दी थी, क्योंकि ये कदरे कम मुशक्कत वाला काम था, और मैं खुद बाहर निकल गई। मेरे मामू की बड़ी बेटी फातिमा मशीन लगा चुकी थी। वो कपड़े धोने बैठी ही थी कि मुमानी भागकर उसके सर पर खड़ी हो गई। उन्होंने फातिमा के हाथ से कपड़े छीन लिए और बोली, ये तहमीना मर गई है क्या जो तू कपड़े धोने बैठ गई है। तेरे हाथ खराब हो जाएंगे, चल उठ। मुमानी उसे जबरदस्ती ही उठाकर अपने साथ ले गई थी। मैं मुस्कुरा पड़ी थी। मुझे इन बातों पर दुख नहीं होता था। मुझे उम्मीद थी कि अगले घर जाकर मुझे बहुत सुख मिलेगा। मैं कपड़े धोने में मसरूफ थी जब फातिमा फिर से आ गई। वो बोली, अम्मी सो गई हैं, तुम उठो, बाकी के कपड़े मैं खुद धो लूंगी। मैंने इनकार कर दिया, मगर वो तो मेरी जान को ही आ गई थी। उसने मुझे जबरदस्ती उठाकर कमरे में भेज दिया और खुद काम करने लग गई थी। फातिमा बिल्कुल अपने बाप पर गई थी, जबकि छोटी सिदरा मुमानी की कार्बन कॉपी थी। यूं ही दिन बीतते गए और मेरे लिए नित नए रिश्ते आते गए। कभी किसी रंडवे का रिश्ता आता तो कभी दो बच्चों के बाप का। अम्मी पैरों बैठकर रोती रहती। जैसे ही मामू को रिश्ते की खबर होती तो वो फौरन ही इनकार कर देते। अब मुमानी का इसरार भी बढ़ने लगा था। मामू भी हिम्मत हारने वाले थे। एक दिन मुमानी ने मुझे हुक्म सुनाया कि पूरे घर को शीशे की तरह चमका दो, हर किस्म के खाने बना डालो और अलमारी से नया डिनर सेट भी निकाल लेना, आज फातिमा को लोग देखने आएंगे। मैंने मुमानी के हर हुक्म पर आंखें बंद करके अमल किया था। शाम 4 बजे मेहमानों की आमद मुतवक्का थी। मैं और अम्मी थकन से दोहरी हो गई थी, लेकिन मेहमानों के आने से पहले ही हमने हर काम निपटा लिया था। फातिमा भी बहुत खुश थी। वो किचन से चाय की सजी सजाई ट्रॉली लेकर गई थी। फातिमा पर किसी परी का गुमान होता था। जबकि मैंने अपना जायजा लिया तो मैं काम वाली माँ सी लग रही थी। सुबह से काम कर कर के लिबास भी शिकन ज़दा हो गया था और चेहरा भी गर्द से अट चुका था। तभी मुमानी की आवाज आई, तहमीना कबाब फ्राई करके ले आओ। मैं कबाब फ्राई करके शशोपंज का शिकार थी कि अंदर लेकर जाऊं कि ना जाऊं। अम्मी ने मुझे जबरदस्ती ही भेज दिया था। वो बोली थी कि अगर तुमने मुमानी की बात ना मानी तो मेहमानों के सामने ही तुम्हारी शामत आ जाएगी। मैं दिल ही दिल में अपने मैले लिबास पर शर्मिंदा होती हुई आगे बढ़ गई थी। मैंने कमरे में दाखिल होकर सलाम किया तो मेहमान औरत ने झट से अपने बेटे के कान में कुछ कह डाला था। मैं कबाब रखकर पलटने लगी तो उस औरत ने मुझे आवाज देकर रोक लिया था। बेटी, इधर आओ मेरे पास। मैंने मुमानी की जानिब देखा तो वो मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। वो बोली, शाहाना बहन, ये तो काम वाली बच्ची है। मुमानी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू ही आ गए थे, मगर उस औरत ने मुमानी को नजरअंदाज करके मुझे अपने पास बुला लिया था। फिर उस औरत ने अपने शोहर से कुछ मशवरा किया। वो मर्द मामू से मुखातिब हुआ था।
जमशेद, अगर इस बात का हमारे कारोबारी रिश्ते पर कोई मनफी असर मुरतब नहीं पड़ता तो मैं इस बच्ची का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ। मामू बड़े जोश से बोले, नहीं नहीं भाई, आप बेफिक्र रहे, मुझे फातिमा और तहमीना दोनों ही एक जैसी हैं। फिर सब कुछ चुटकियों में ही तय हुआ था। मैंने एक नजर शहाना आंटी के पहलू में बैठे लड़के पर डाली थी। वो बिलाशुबा हसीन मर्द था। मेहमानों के जाने के बाद मुमानी ने घर में खूब फसाद बर्पा किया था। वो बाजिद थी कि मामू फौरन फोन करके इस रिश्ते से इनकार करें, मगर उन्होंने मुमानी की एक ना सुनी थी। अम्मी अलग शर्मिंदा से फिर रही थी। मैं भी फातिमा से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। मैं फातिमा के कमरे में दाखिल हुई तो वो अपने मोबाइल पर मसरूफ थी। मैं बोली, फातिमा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही फातिमा बोल उठी थी, अरे अरे पगली, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, बल्कि अम्मी की वजह से मैं तुमसे शर्मिंदा थी। वो तुम्हारे लिए कैसे रिश्ते ढूंढ रही थी, मैं इन सब चीजों से बेखबर नहीं थी। अब मेरे दिल को ढारस मिल गई है कि चलो तुम अच्छे घर ब्याह कर जाओगी। फातिमा की बातें सुनकर अब मैं सच्चे दिल से खुश हो गई थी। मैंने अपने मुस्तकबिल के मुतल्लिक ढेरों अच्छे ख्वाब अपनी पलकों में सजा लिए थे। शाहाना आंटी ने हथेली पर सरसों जमाने वाला काम किया था। रिश्ता तय होने के 2 हफ्तों बाद ही मैं उनकी बहू बनकर उनके आलीशान बंगले में रुखसत होकर बस चुकी थी। मैं दानिश की सेज सजाए बैठी थी, मगर वो न जाने कहाँ था। मैं उसका इंतजार कर कर के थक चुकी थी, मगर वो कमरे में दाखिल ही नहीं हुआ था। यहाँ तक के सुबह के 3 बज चुके थे। मैं रूहानसी हो चुकी थी जब अचानक कमरे का दरवाजा धड़ की आवाज से खुला था। मैंने नजरें उठाकर देखा तो मेरा शोहर लड़खड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। उसके साथ एक उढेर उम्र औरत भी थी। मैं उसके इस तरह अचानक आने पर हैरान सी बैठी थी। जब मेरा शोहर आगे बढ़ा, उसने मुझे बालों से पकड़कर बेड से उठाया और उस औरत के कदमों में फेंक दिया और बोला, तेरी जगह मेरी बीवी के कदमों में है, तू आज से इसकी नौकरानी बनकर रहेगी, इसका हर हुक्म मानेगी। उस औरत ने मेरा बाजू थाम कर मुझे उठाया और कमरे से बाहर धक्का देकर बोली, आज के बाद मैं तुम्हें अपने शोहर के कमरे में ना देखूं। मैं सहन में बैठी बंद दरवाजे को देखती रह गई थी। मेरी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे थे। आज से 10 साल पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। अम्मी मुझे बड़ी आस से मामू के घर लेकर गई थी। अम्मी ने रो रो कर मामू को अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई थी। अम्मी ने कहा, मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, हम माँ बेटी को रहने के लिए छत दे दो। मामू ने अम्मी को हाथों हाथ लिया था। वो बड़ी बहन को सहारा देकर घर ले आए थे। वो मुमानी से बोले, तुम्हारी सास नहीं है, लेकिन आज से तुम मेरी बड़ी बहन को अपनी सास ही समझना, इसकी खूब खिदमत करना, इस छोटी बच्ची को अपनी बेटियों की तरह ही समझना। मुमानी मामू की हाँ में हाँ मिलाती रही, मगर मामू के घर से निकलते ही उन्होंने अपना सारा गुस्सा बर्तनों पर निकाला था। वो हमें बातें सुना सुना कर बर्तन पटकती जा रही थी। मैं और अम्मी खामोश आंसू बहाने लगे थे। मामू ने मुझे अपनी बेटियों वाले कमरे में भेज दिया था, मगर सिद्रा ने मुझे बाजू से पकड़कर अपने कमरे से निकाल दिया था। वो बोली, मुझे मेरी अम्मी ने कहा है कि तुम हमारी मुलाजमा हो, तुम हमारे कमरे में नहीं रह सकती। इतना कहकर उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। मैं जमीन पर बैठी बंद दरवाजे को देखकर रोती रही थी। फिर न जाने अम्मी को कैसे खबर हो गई थी। वो भागकर मेरे पास आईं और मुझसे लिपट गईं। अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मेरी बच्ची तहमीना, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें एक जहन्नुम से निकाल दूसरी जहन्नुम में ले आई हूँ। तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा, मैंने अम्मी को दिलासा दिया था। मेरी नजर एक बार फिर से दानिश के कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ी थी। मैं बोली, मुबारक हो तमीना, आज तुम तीसरे जहन्नुम में दाखिल हो चुकी हो। सुबह मेरी सास वजू करने के लिए उठी तो उसने मुझे सहन में बैठे पाया था। वो सारी कार्रवाई समझ चुकी थी। वो बोली, सबर सबर और सबर मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। मैं दानिश की इन हरकतों से बखूबी वाकिफ थी। मैं इतना भी जानती हूँ कि ये रबिया जैसी औरतें घर बसा नहीं पाती। वो आज या कल मेरे दानिश को छोड़कर चले जाएगी, तब उसे एक गमगुसार साथी की जरूरत होगी, मगर उस लम्हे तक हर बीवी अपने शोहर के साथ वफा नहीं कर पाती। फातिमा तो नाजों में पली है, वो ये सब बर्दाश्त न कर पाती।
मुझे इल्म है तुम बहुत से गम सहकर यहाँ तक पहुँची हो, तुम इस गम को भी सह लोगी। मैं हंसती थी, मैं उनकी बात का मफहूम भी समझ चुकी थी। मुझे सब्र ही करना था। सारी जिंदगी मेरी सास ने मुझे एक दूसरा कमरा दे दिया था। मैं उस कमरे में रहने लगी थी, जबकि रबिया दानिश के साथ ही रहती थी। मैं घर के सारे काम करती, रबिया मुझ पर रोब झाड़ती, अपना हर काम मुझसे करवाती, यहाँ तक कि वो अपने जूते भी मुझसे साफ करवाती थी। लेकिन मैंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छूटने दिया था। रबिया और दानिश में बहुत मोहब्बत थी। मैं ये देखकर हैरान रह जाती थी कि कैसे एक बड़ी उम्र की आम सी शक्लो सूरत वाली औरत अपने शोहर के दिल पर काबिज है, और एक मैं हूँ जिसकी हैसियत कोड़ी की भी नहीं है। दानिश रबिया की हर फरमाइश पूरी करता था, लेकिन रबिया ने उससे एक ऐसी फरमाइश कर डाली थी जिसे वो पूरी करने से कासिर था। रबिया ने नए घर की जिद पकड़ ली थी, मगर दानिश अपने वालिदैन को तन्हा नहीं छोड़ना चाहता था। मगर फिर बार बार के इसरार पर दानिश ने ये फैसला किया था कि मैं उसके वालिदैन के पास ही रुकूंगी, जबकि वो दोनों नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। रबिया को इस बात पर भी एतराज था। वो बोली, मैं तहमीना को भी अपनी खास मुलाजमा बनाकर अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मगर दानिश ना माना। वो बोला कि मैं तुम्हें मुलाजमीन की कमी नहीं होने दूंगा। मगर रबिया भी जिद की बड़ी पक्की थी। उसने अपनी बात मनवाकर ही दम लिया था। अब हम तीनों एक नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। रबिया मुझे सारा दिन कामों में लगाए रखती थी। रात होते ही मैं बिस्तर पर गिरते ही सो जाती थी। सुबह होते ही मुझे रबिया काम पर लगा देती थी। अब मेरी नजरों के सामने दानिश और रबिया एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते, बाहर घूमने फिरने जाते, एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पीते, जबकि मैं उनके सामने कभी पकोड़े लाकर रखती तो कभी चटनियां बनाकर लाती। दानिश मुझ पर एक निगाह भी न डालता था। मैं उसकी नजर की मुंतजिर ही रहती थी। मैं जानबूझकर उसके सामने आती, लेकिन वो यूं जाहिर करता जैसे मैं सामने हूँ ही नहीं। एक दिन शाम का वक्त था, जब हमारे घर में एक अनजान मर्द दाखिल हुआ। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो रबिया मुझे अपने साथ किचन में लेकर गई थी। उसने एकदम किचन का दरवाजा बंद कर लिया और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, ये लड़का मेरा कजन है। दानिश मुझे अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक नहीं रखने देता, इसलिए मैं इस घर में आ गई हूँ। तुम मेरा साथ देना, मेरी कोई बात भी दानिश को मत बताना। अगर तुमने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं दानिश को कह दूंगी कि ये लड़का तुमसे मिलने आया है। फिर खुद ही सोचो आगे तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं रबिया की बात सुनकर लरस चुकी थी। मेरे पास इज्जत और नेकनामी के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं इन दो चीजों को किसी तौर भी गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपने लब सी लिए थे। अब हर रोज तरह तरह के मर्द रबिया से मिलने आने लगे थे। मैं इस सारी सूरत हाल से बड़ी परेशान थी। मैंने आखिर एक दिन हिम्मत करके रबिया से पूछ ही लिया था कि ये मर्द कौन है। वो बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरा कहा माना तो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप से मिलने की राह भी बता दूंगी। मैं तलाक के डर से खामोशी रही थी। मैं एक बार फिर से मुमानी के दर पर नहीं जाना चाहती थी। फिर मुझे रबिया की बात ने हैरत में डाल दिया था। आखिर वो मेरे बाप को कैसे जानती थी। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे। रबिया दानिश के आते ही पैंतरा बदल लेती और शराफत का लिबादा ओढ़ लेती थी। मैं दानिश को मुखातिब करने की कोशिश करती तो वो मुझे नजरअंदाज कर देता था। मैं पैरों बैठकर रोती रहती थी। मैं आईने में खुद को देखती तो खुद को रबिया से बेहतर शक्ल में पाती, लेकिन न जाने ऐसा क्या था रबिया में जो दानिश को उसके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। ऐसा लगता था जैसे दानिश मुझे अपने नए घर लाकर भूल गया था। रबिया भी मुझसे पूरे घर के काम निकलवाती और खुद सोफे पर बैठकर कभी किसी मर्द के साथ गपशप करती तो कभी किसी मर्द के साथ। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक किचन में काम कर रही थी जब रबिया की आवाज सुनाई दी। वो बोली, तहमीना आकर अपने बाप से मिल लो। मेरे हाथ से कांच का गिलास छूट गया था। मैं भागती हुई बाहर निकली थी। एक बड़ी उम्र का मर्द रबिया के साथ बड़ी बेतकल्फी से बैठा गपशप लगा रहा था। मुझे देखकर वो उठ गया और मुझे सीने से लगाकर रोने लगा था। मैं उसे पहचान गई थी। वो मेरा बाप ही था। उसने मुझे जल्दी से खुद से अलग किया और मेरा माथा देखने लगा। वो बोला, तुम्हारे माथे पर चोट का निशान अब भी है,
लेकिन मेरा खुदा गवाह है, वो गमला मैंने तुम्हें नहीं मारा था, वो तो गुस्से में तुम्हारी माँ के सर पर दे मारा था। न जाने तुम आगे कैसे आ गई थी। मैं रोने लगी थी। मैं बोली, माथे का निशान तो नजर आ गया, लेकिन दिल के निशान क्यों कर नजर नहीं आए। अब्बू, हम माँ बेटी की क्या खता थी। अब्बू भी रोने लगे थे। वो बोले, तुम लोगों की खता नहीं थी, मैं ही बदनसीब इंसान था, मैं ही अच्छी और हलाल की जिंदगी का मुस्तहिक नहीं था। मैंने सारी जिंदगी पैसे के बलबूते पर इश्क लड़ाए। अब भी देखो पैसे में कितनी ताकत है। कोई भी कम उम्र लड़की मुझसे दोस्ती करने पर आमादा हो जाती है। मैंने तुम्हारी माँ को तलाक देकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, लेकिन उससे कहना मैं शर्मिंदा हूँ। मेरे अब्बू मुझसे मिलकर वापस चले गए थे। मैंने रबिया से पूछा कि तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि मेरे वालिद कहाँ हैं। वो हंसकर बोली, तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मैं खामोश हो गई थी। रबिया के चाल चलन में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो दानिश के जाते ही घर पर अपने दोस्तों को मधु कर लेती थी। उसने मुझे पहरे पर बिठाया हुआ था और खुद खुशगपियों में मसरूफ रहती थी। एक दिन मैंने तंग आकर उससे पूछ ही लिया था कि वो ऐसे क्यों करती है। रबिया उस दिन अच्छे मूड में थी। वो हंसकर बोली, अरे पगली, तुम अभी तक नहीं समझी कि मैं कौन हूँ। मेरे इतने ज्यादा कजन कहाँ से आते हैं। तुम तो बिल्कुल ही सीधी सादी हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा ताल्लुक शरीफ घराने से नहीं है। हम उन गलियों की पैदावार हैं जहाँ कोई अपनी बहू बेटियों को ले जाना पसंद नहीं करता। दानिश ने एक बार मुझे अस्पताल में देख लिया था। वो अपनी वालदा के साथ वहाँ आया था। दानिश की शक्ल और उसकी पर्सनैलिटी से उसकी अमारत झलकती थी। दानिश ने मेरी तरफ कदम बढ़ाए तो मैंने उसका खैर मख्तम किया। मैंने दानिश को हकीकत से आगाह कर दिया था। मेरी हकीकत जानने के बाद भी उसके बढ़ते कदम नहीं रुके थे। उसने मुझे शादी का कहा तो मैं फौरन तैयार हो गई। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं पलटकर कभी उन गलियों में वापस नहीं जाऊंगी। मैंने हामी भर ली थी, लेकिन शादी के बाद पता चला कि जो कुछ भी है वो सब दानिश के बाप का ही है। दानिश मुझे खर्चा भी हाथ रोक ही देता था। वैसे भी मैं इस शराफत भरी जिंदगी से बोर हो चुकी हूँ, इसलिए सोचा है कि अपने पुराने आशिकों के साथ गपशप रखती रहूं और अपने इजाफी अखराजात के लिए पैसा उनसे वसूल करती रहूं। मैं रबिया की बातें सुनकर चकरा गई थी। मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा, अगर दानिश को इल्म हो गया तो तुम क्या करोगी? वो हंसकर बोली, मैं साफ मुकर जाऊंगी और कह दूंगी कि ये मर्द तो तैमीना से मिलने आया है। मैं चुपचाप वहाँ से उठ गई थी। रबिया मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकली थी। उसे पैसे की कितनी हवस थी। अब तो मुझे हर वक्त डर ही लगा रहता था। रबिया से जब कोई मिलने आता तो वो मुझे आवाज देकर बुलाती और मुझे चाय वगैरह पेश करने को कहती थी। मैं खुद को सींच सींच कर रखती कि कहीं किसी की नजर मुझ पर ना पड़ जाए। रबिया का क्या एतबार था, वो तो मुझे भी फरोख्त कर सकती थी। एक दिन मैं हस्बे मामूल सैन में बैठी रबिया का पहरा दे रही थी, जब अचानक मुझे दानिश की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। मैं एकदम से लरस कर रह गई थी। रबिया की दी हुई धमकियां मेरे दिमाग में गूंजने लगी थी। इससे पहले कि मैं लाउंज में जाकर रबिया को खबरदार करती, दानिश घर में दाखिल हो चुका था। उसके पीछे ही मेरे अब्बू भी चले आए थे। दानिश कुछ कहे सुने बगैर ही लाउंज में दाखिल हो चुका था। मैं भागकर अब्बू के पास गई थी। उन्होंने मुझे गले से लगाकर कहा, बेटा, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। तुम माँ बेटी को बहुत दुख दिया है। अब तुम्हें सुख देने की मैंने छोटी सी कोशिश की है। हो सकता है कि दानिश ये सब कुछ देखकर रबिया से नफरत करने लगे और तुम्हें वो मकाम दे दे जिसकी तुम हकदार हो। इतना कहकर अब्बू चले गए थे। मैं भागकर लाउंज में आई तो दानिश को बहुत गुस्से में देखा था। वो रबिया पर चिल्ला रहा था, रबिया, मैंने तुम जैसी औरत को गन से निकालकर अपनी इज्जत बनाया। तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपने वालिदैन को छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी वफाशुआर बीवी को तंग किया, मगर तुम फिर भी मेरी ना बनी। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारी हरकतों से बेखबर हूँ? तुम इस घर में आई, तुमने कोई मुलाजिम रखने नहीं दिया। तैमीना को मुलाजमा बना लिया, मगर उसके लबों से आज तक मैंने शिकायत का एक लफ्ज नहीं सुना। मैंने कोयले की खातिर तैमीना जैसे हीरे को बेमोल समझा, लेकिन आज तुम्हारे ही आशना ने मुझे तुम्हारी असलियत से आगाह कर दिया। अब मैं तुम्हें मजीद खुद को बेवकूफ बनाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ। दानिश ने रबिया को तलाक दे दी थी। रबिया आराम से खड़ी ये सब तमाशा देखती रही थी।
پھر بولی اچھا ہوا جو تم نے مجھے طلاق دے دی، میں نے تم جیسے کنگلے کے ساتھ رہ کر کرنا بھی کیا تھا۔ پھر وہ آرام سے اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی۔ دانش اس کی ڈٹھائی پر حیران کھڑا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور بولا تہمینہ میں تمہاری قربانیوں سے بے خبر نہیں تھا، مگر انہیں سرہانے سے ڈرتا تھا کہ کہیں ربیہ مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ محبت انسان کو ڈرپوک بنا دیتی ہے۔ پھر دانش میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا۔ میں تو بڑی دیر سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جھٹ سے دانش کو معاف کر دیا تھا۔ ہم دانش کے والدین کے گھر واپس آ گئے تھے۔ دانش نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم اپنی والدہ کو بھی اس گھر میں لے آؤ، اور وہ بھی میری والدہ جیسی ہی ہیں۔ ادھر فاطمہ کی شادی بھی طے ہو چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد امی کے ساتھ جو سلوک ہونے والا تھا وہ میں سوچ کر ہی ڈر جاتی تھی، اس لیے میں امی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ سفر لمبا بھی تھا اور کٹھن بھی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ پھر اللہ نے بھی میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی تھیں۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔